बिलाल ने गुस्से में आकर कैमरा तोड़ा और वो खौफनाक अल्फाज बोलकर घर से बाहर निकल गया। या तो मैं अरबपति बनकर लौटूंगा या फिर मेरी लाश आएगी। मैं अपने कमरे के अंधेरे में अकेली बैठी हुई थी और मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी क्योंकि मैं जानती थी क्योंकि बड़ा तूफान आने वाला है। मैं इसी घबराहट में सोफे पर बैठी रो रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आई। मैंने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने अपनी आवाज बदलकर इंतहाई धीमी आवाज और डरावनी आवाज में कहा, रिदा अगर अपने शौहर की लाश नहीं देखना चाहती और इसे किसी बड़े गुनाह से रोकना चाहती हो तो फौरन शहर के आखिरी कोने पर बनी इस पुरानी और वीरान फैक्ट्री की तरफ भागो। बिलाल वही इफ्तिखार साहब के बड़े बेटे को लेकर छुपा हुआ है और कुछ ही देर में वहाँ खून बहने वाला है। ये सुनते ही मेरे हाथों से फोन छूट गया और मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। इस नामालूम शख्स ने इतना कहकर फोन काट दिया लेकिन मेरी तरफ बढ़ चुकी थी। मैंने रोते हुए अलमारी से अपना बुरखा निकाला, खुद को अच्छी तरह ढांपा और अंधेरी रात में तेज तूफानी हवाओं के बीच घर से बाहर निकल पड़ी। दिसंबर की वो सर्द हवा और मेरे चेहरे पर हथौड़े की तरह लग रही थी। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, कोई रिक्शा या कोई गाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। इसलिए मैं पागलों की तरह पैदल ही इस खौफनाक रास्ते पर भागने लगी। मेरा दिल हलक हुआ रहा था और दिमाग में बस बिलाल का वो जुमला गूंज रहा था कि या तो मेरी लाश आएगी या मैं अरबपति बनकर लौटूंगा। तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल दौड़ के बाद इस पुरानी फैक्ट्री के टूटे हुए लोहे के गेट के सामने खड़ी थी जहां अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैं जैसे ही छुपते छुपते अंदर दाखिल हुई वहां बिलाल गन ताने खड़ा था, लेकिन उसी वक्त इफ्तिखार साहब अपने गार्ड के साथ अंदर दाखिल हो गए। अचानक कमरे में गोली चलने की आवाज आई और रोशनी चली गई। जब दोबारा रोशनी आई तो वो गोली बिलाल के हाथ पर लगी थी। उसकी गन दूर जा गिरी थी। इफ्तिखार साहब ने पुलिस को बुला लिया लेकिन पुलिस के आने से पहले वहां खड़ी इरम ने रोते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया और बोलने लगी कि बिलाल, तुमने मेरी मोहब्बत को धोखा दिया था ना, इसलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए पूरा खेल रचाया है। इरम की ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मैंने कभी सोचा भी ना था। इरम ने रोते हुए सबके सामने कबूल किया कि रिदा से शादी करने से पहले बिलाल इरम का सगा बॉयफ्रेंड था। वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बिलाल एक गरीब घराने का लड़का था लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो रातों रात अमीर बनना चाहता था और इरम इसके इस जुनून का हिस्सा थी। इरम इफ्तिखार साहब के खानदान की वो दूर की रिश्तेदार थी, इसलिए बिलाल ने इरम के जरिए इस अमीर खानदान के करीब पहुंचने की कोशिश की ताकि वो इनका पैसा हड़प सके और ऐयाशी की जिंदगी गुजार सके। उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था और उन्होंने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी, लेकिन बिलाल के दिल में मोहब्बत से ज्यादा पैसे का लालच बढ़ता जा रहा था और यही लालच इसकी बर्बादी की वजह बनी थी। इरम ने गुस्से और नफरत से बिलाल की तरफ इशारा किया और बोली कि इस लालची इंसान ने मेरे साथ मोहब्बत का सिर्फ ढोंग रचाया था। जब बिलाल को मालूम हुआ कि इरम के पास इफ्तिखार साहब की जायदाद को कोई बड़ा हिस्सा नहीं है और वो सिर्फ एक मामूली रिश्तेदार है तो इसका रवैया यकदम बदल गया। इसी दौरान बिलाल को एक बहुत बड़ी कारोबारी डील में बड़ा नुकसान हुआ और वो कर्जे के दलदल में बुरी तरह फंस गया। इसने इरम पर दबाव डाला कि वो इफ्तिखार साहब के घर से सब कुछ खुफिया कागजात, जायदाद के डॉक्यूमेंट्स चोरी करे, लेकिन इरम ने ऐसा गलत काम करने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर बिलाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और इसने इरम को एक रात बुरी तरह जलील किया और बोला कि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, और उसने इरम से अपना सारा रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया और इसे बीच राह में अकेला छोड़ गया। इरम को छोड़ने के बाद बिलाल करस के ख्वाबों में छुपता रहा कि तभी इसकी मुलाकात मुझसे यानी रिदा से हुई। मैं अपने वालिद की वफात के बाद बिल्कुल अकेली और बेसहारा थी और मेरे मासूम और सीधे साधे अंदाज को देखकर बिलाल के मकार दिमाग में एक नया प्लान आया। इसने मेरे सामने एक शरीफ और हमदर्द इंसान का रूप धारा, मुझे सहारा दिया और मुझसे झूठी मोहब्बत का इजहार किया। मैं बिलाल के रूप को पहचान नहीं सकी और मैंने समझा कि खुदा ने मेरी बेबसी पर रहम खाकर बिलाल को मेरी जिंदगी में भेजा है। हम दोनों की शादी हो गई, लेकिन बिलाल के दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। वो सिर्फ दुनिया के सामने एक शरीफ शोहर बनकर छुपना चाहता था और पसे पर्दा वो अब भी इफ्तिखार साहब की दौलत तक पहुंचने के लिए किसी बड़े मौके की तलाश में था, जिसका शिकार आखिरकार मैं बन गई थी। इरम ने हॉल में खड़े खड़े बिलाल के मुंह पर थूका और बोली कि जब तुमने मुझे धोखा दिया ना, और मैंने इसी दिन कसम खाई थी कि मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगी और तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दूंगी।
इरम ने इफ्तिखार साहब के सस्ते और लालची बेटे अहमद को अपने जाल में फंसाया और इसे अपने प्यार के चक्कर में लाकर ये पट्टी पढ़ाई कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे नहीं देंगे, इसलिए हम अगवा का झूठा ड्रामा रचाते हैं। इरम जानती थी कि अहमद इस काम के लिए बिलाल को ही चुनेगा, क्योंकि बिलाल पहले ही पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इरम का असल मकसद बिलाल इस केस में ऐसा फंसे कि वो उम्र भर जेल की सुराखों के पीछे सरता रहे और इसकी बीवी रिदा दाने दाने को मुहताज हो जाए। ये सारा सच जानकर मेरा सर चकराने लगा। जिस शोहर के लिए मैं अपनी जान पर खेल रही थी वो तो गुनाह और धोखे की इतनी बड़ी दलदल में दसा हुआ था। इरम की ये जहरीली बातें अभी फैक्ट्री की दीवार से टकरा ही रही थी कि अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। इरम के चेहरे का तो रंग पीला पड़ गया और अहमद जो कुर्सी पर बंधा हुआ था वो डर के मारे रोने लगा। इफ्तिखार साहब ने गुस्से से पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा कि इन तीनों को अभी के अभी गिरफ्तार करो। उन्होंने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है और मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। पुलिस ने आगे बढ़कर बिलाल को, जिसके हाथ से गोली लगने की वजह से खून बह रहा था, हथकड़ी लगा दी। बिलाल ने रोते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मकारी नहीं बल्कि एक मुजरिम की बेबसी थी। लेकिन मेरा दिल अब पत्थर का हो चुका था, क्योंकि मैं इसका असली चेहरा तो पहचान चुकी थी। पुलिस गार्ड ने इरम और अहमद को भी अपनी हिरासत में लिया और इन्हें फैक्ट्री से बाहर निकालने लगे। ये मंजर देखकर मेरा पूरा सर चकरा रहा था और मैं वही जमीन पर बैठ गई। फैक्ट्री से निकलकर पुलिस बिलाल को सीधी शहर के सरकारी अस्पताल ले गई, क्योंकि इसके हाथ पे गहरा जख्म था और वहाँ डॉक्टर इसका इलाज कर रहे थे। मैं बिल्कुल बेजान कदमों के साथ सफेद कॉरिडोर में खड़ी रो रही थी। भले ही बिलाल ने मुझसे झूठ बोला था, मुझे मोहरा बनाया था, पर वो कानून की नजर में मेरा था तो शोहर ही। जब मैं अस्पताल के कमरे के अंदर गई तो बिलाल बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू भी बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में मुझसे कहा, रिदा मुझे माफ कर दो, मैं इरम के बदले की आग हो रातों रात अमीर बनने के जुनून में अंधा हो गया था। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन खुद ही इस गुनाह की दलदल में गिर गया। मुझे बचा लो रिदा। और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, बिलाल तुमने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा बल्कि एक बेसहारा लड़की का भरोसा तोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब अपने गुनाहों का हिसाब तुम खुद ही जेल में दोगे। और मैं वहां से मुड़कर बाहर निकल गई। मैं बिलाल को अस्पताल में पुलिस के रहमो करम पर छोड़कर वापस अपने इसी सुनसान और अंधेरे फ्लैट पर आ गई, जहां चंद घंटे पहले बिलाल ने कैमरा तोड़ा था। सोफे पर बैठते ही सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा, लेकिन मैं अपने आंसू भी नहीं पहुंच पाई थी कि मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ है। मैं एक बेसहारा थी, लेकिन मैं इतनी भी कमजोर नहीं थी कि मैं खुद को इतना मजबूत कर सकती। मेरे मोबाइल पर उसी पुराने नामालूम नंबर से दोबारा एक मैसेज टपका। मेरा दिल एकदम से रुक गया। मैंने कांपते हाथों से मैसेज खोला, रिदा बिलाल तो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन क्या तुम समझती हो कि खेल खत्म हो गया? इफ्तिखार इंडस्ट्रीज का असली और सबसे बड़ा मुजरिम अब भी आजाद घूम रहा है और ऐश पे ऐश कर रहा है। अपने वालिद की मौत का 20 साल पुराना सच जानना चाहती हो तो अपनी अलमारी का वो खुफिया खाना खोलो, जहाँ तुम्हारे मरहूम बाप का पुराना सामान रखा है। वहाँ तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जवाब मिलेगा। ये मैसेज पढ़ते ही मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। मैं अलमारी की तरफ भागी। मैंने पागलों की तरह अलमारी का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया और आखिरकार अलमारी के सबसे निचले हिस्से में मुझे लकड़ी का एक छोटा सा खुफिया बॉक्स मिला। मैंने जल्दी से उसे खोला तो अंदर मेरे वालिद के एक पुरानी दूध से बड़ी डायरी रखी हुई थी। मैंने जैसे ही इस डायरी के पीले पड़ चुके सफ़ात को उलटना शुरू किया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इसमें मेरे वालिद ने अपने आखिरी दिनों में लिखा था कि इफ्तिखार इंडस्ट्रीज का आधा हिस्सा मेरा है। मैंने और इफ्तिखार ने मिलकर ये बिजनेस शुरू किया था, लेकिन इफ्तिखार मुझे धोखा दे रहा है और मुझे रास्ते से हटाने की धमकियां दे रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार होगा। ये पढ़कर मेरा पूरा वजूद पसीने से भर गया। यानी मेरे वालिद की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि एक कत्ल था। अब रिदा इस डायरी को लेकर क्या करेगी? क्या वो अकेली इफ्तिखार जैसे ताकतवर आदमी से बदला ले पाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, रिदा क्या करेगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं।